हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे लेप्रोसी के। लेप्रोसी का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, लेप्रोसी का केमोथेरेपी कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और लेप्रोसी के का एक दूसरा नाम क्या है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेप्रोसी को कोई दूसरा सिनोनिम से अगर पूछ देगा तो वो बच्चा नहीं लिख पाएगा, तो उसको देख लेते हैं क्या है। तो आज हम लोग बात करेंगे लेप्रोसी के। किसकी बात करेंगे? लेप्रोसी की। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिजीज। हैंसन्स डिजीज, एक साइंटिस्ट थे, उसी के नाम से बना है हैंसन डिजीज। इसका नाम है हैंसन डिजीज। अब हैंसन डिजीज में सबसे पहले लेप्रोसी के लिए हम सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे। क्या जानेंगे? डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में सबसे पहले क्या है लेप्रोसी का? तो लेप्रोसी इज क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन। ये पैथोफिजियोलॉजी जो होगा वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए आएगा। लेप्रोसी जो बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या जो बीडीएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो बस उतना ही उनको लिखना है। अब इसके बाद से बस पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा करके जैसे समाप्त होगा, लास्ट मोमेंट में जब उसका ट्रीटमेंट आएगा तो बस वो जो है थर्ड ईयर में बस वो बच्चों को पढ़ लेना है। मतलब थर्ड ईयर में पैथोफिजियोलॉजी कम केमोथेरेपी पढ़ना है और फर्स्ट ईयर के बच्चों को बस पैथोफिजियोलॉजी पढ़ना है। तो यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा, बस वहीं तक आपको लिखना है। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो कुछ ड्रग लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं। मैं आपको बात कर रहा था कि डिफिनीशन में लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिजीज। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका खोज किया था। तो डिफिनीशन में लेप्रोसी इज क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। अब इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ग्रेनुलोमेटस। अब ग्रेनुलोमेटस क्या है? तो ग्रेनुलोमेटस जो इन्फेक्शन होता है ये क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज के फॉर्म में होता है, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज में। इसको आगे चल के हम लोग PIDD के नाम से जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है प्राइमरली इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। इसका फुल फॉर्म है प्राइमरली इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। अब इसमें जो बार बार टर्म आ रहा है ग्रेनुलोमेटस, क्या नाम है? ग्रेनुलोमेटस। अब ग्रेनुलोमेटस क्या है? एक तरीके का ये ग्रेनुलोमास है। ग्रेनुलोमास है। तब आप कहेंगे सर ग्रेनुलोमेटस बताते बताते ग्रेनुलोमास कहाँ आ गया? ग्रेनुलोमास क्या है? एक तरीके का माक्रोफेज सेल्स है। माक्रोफेज सेल्स का डेवरीज है, सेल डेवरीज है। अब इसमें क्यों? जब कोई भी बाहर से हम लोगों को इन्फ्लामेशन होता है, कोई भी इन्फेक्शन होता है, तो बार बार हम लोगों के बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है, जो इम्यूनिटी बनता है, उस इम्यूनिटी में जो माक्रोफेज सेल्स होते हैं, जो हमारा टी सेल्स और बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें या ह्यूमन इम्यूनिटी की जो बात करें, वो उसका मेन रोल ये होता है कि उसको हम जो डिसोल्यूट कर दें, उसको रेंडर कर दें, हटा दें। तो इस केसेस में क्या करता है? वो 100% हटा नहीं पाता है और वहां पे सेल का मास बन जाता है। उसी को हम बोलते हैं ग्रेनुलोमास। वो माक्रोफेज सेल्स का एक मास है। तो क्या है डिफिनीशन में? तो लेप्रोसी इज क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन काज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्राई है। अब क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज में ये क्या है? क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज आता है, फिर प्राइमरली इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज आता है। अब मेन इसमें किस से कौन सा बॉडी का पार्ट इससे अफेक्टेड होता है? तो सबसे पहले तो इसको हम लोग देख लेते हैं। स्किन आएगा, इसके बाद से आएगा म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा, इससे अफेक्टेड होगा। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे और थर्ड ईयर वाले तो देखेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन भी आएगा। थोड़ा नर्व की भी हम बात कर लेते हैं, नर्व भी इससे अफेक्टेड होते हैं। और बात करेंगे और भी क्या इससे के कारण, किस कारण होता है? इसमें जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा जो होता है वो थोड़ा वीक, जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है, साफ सफाई से न रहना, पूरी बॉडी का हाइजीन मेंटेन न करना है, इसके चलते होता है। तो इसके बाद एक और भी बात बता, 1982 में अपने देश में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम बना था। क्या बना था? नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। अब इस नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के चलते अब यहाँ पे स्टडी किया गया लेप्रोसी के बारे में। किसके बारे में? लेप्रोसी के बारे में। तो लेप्रोसी को फाइनली 2 फॉर्म में हम लोगों ने स्टडी किया। इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म। तो 2 तरीके का लेप्रोसी होता है। पहला जो लेप्रोसी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोइड। पहला को हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोइड और दूसरे को बोलते हैं लेप्रोमेटस। क्या बोलते हैं? लेप्रोमेटस।
लेप्रोमेटस को एल से दिखाते हैं और ट्यूबरकुलोइड को हम लोग टी से दिखाते हैं। ठीक है, तो जो लेप्रोसी होता है ये टू पोलर फॉर्म में होता है। कितने पोलर फॉर्म में होता है? टू पोलर फॉर्म में। क्यों, कौन कौन सा पोलर फॉर्म है? तो एक है ट्यूबरकुलोइड और एक है लेप्रोमेटस। इसके साथ साथ मान इन्हीं के साथ साथ इस टीटी और एलएल के साथ साथ इसके बीच में एक इंटरमीडिएट भी होता है, कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म भी होता है। अब ये इंटरमीडिएट फॉर्म कितने तरीके का होता है? अब इंटरमीडिएट फॉर्म देखिए कौन कौन सा होता है। एक होता है बॉर्डर लाइन, क्या नाम है इसका? बॉर्डर लाइन। क्या है? बॉर्डर लाइन। दूसरा है बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, और एक है बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, और एक लास्ट में है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिसका कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। हम बात कर रहे हैं कि ये जो लेप्रोसी होता है ये टू टाइप्स का होता है, टू पोलर फॉर्म में होता है। एक है ट्यूबरकुलोइड, दूसरा है लेप्रोमेटस। ट्यूबरकुलोइड को टीटी से दिखाते हैं, लेप्रोमेटस को एलएल से दिखाते हैं। बॉर्डर लाइन को हम लोग बी से दिखाते हैं, और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस को हम लोग BL से दिखाते हैं, और बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड को BT से दिखाते हैं। और जो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म में रहता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो ये रहता है। अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद ये जो दोनों का जो बीच का स्टेज है वो एक बॉर्डर लाइन है। इन दोनों के बीच में कुछ टीटी से मिलता है, कुछ एलएल से। कुछ प्रॉपर्टी ट्यूबरकुलोइड की लेप्रोसी होती है, कुछ जो है वो लेप्रोमेटस की होती है। तो इन दोनों के जो बॉर्डर पे जो पैरेलल में जो चीजें जो आधे में कुछ इसका मिलता है, कुछ इसका मिलता है, तो उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। क्या है? बॉर्डर लाइन। और बॉर्डर लाइन में एक जो मिलेगा वो लेप्रोमेटस से मिलेगा, तो उसको बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस बोल देंगे। और एक जो है ट्यूबरकुलोइड से मिलेगा, तो इसलिए उसको बॉर्डर लाइन मतलब एक ही है, बॉर्डर लाइन है। और बॉर्डर लाइन में एक लेप्रोमेटस हो जाएगा और बॉर्डर लाइन में एक ट्यूबरकुलोइड हो जाएगा। तो चार इंटरमीडिएट फॉर्म में आएगा। बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, एक बार इसके साथ नाम ले लेंगे, एक बार इसके साथ नाम ले लेंगे। बॉर्डर लाइन में एक बार टीटी के साथ ले लेंगे नाम, मतलब टी के साथ ले लेंगे, एक बार एल से। तो बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड। अब इसके बाद से आता है इंटरमीडिएट फॉर्म। अब एक और इसमें एक मेन डिफरेंसेस आता है कि अगर दोनों में अगर हम बात करें, जो फॉर्म है, दो फॉर्म है, तो इसमें अगर हम टीटी की बात करें, ट्यूबरकुलोइड की बात करें, और दूसरा है एलएल लेप्रोमेटस की बात करें, तो क्या दोनों में मेन डिफरेंसेस होता है, इसको हम लोग की स्टडी करना यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम पहला डिफरेंस देखें तो इसमें एनास्थेटिक पैच बनते हैं, एनास्थेटिक पैच बन जाते हैं। एनेस्थेटिक पैच मतलब आप एनेस्थेसिया पढ़ रहे हैं या अभी पढ़ेंगे, जहां पे जैसे कोई चीज है एनेस्थेसाइज हो जाए, जैसे आप कहते हैं हिंदी में कि सुन्न हो जाए, वहां पे मतलब कोई पैरालाइज टाइप का कोई भी सेंसेशन आपको पता ना चले, नर्व की कोई सेंसेशन वहां पे पता ना चले, तो ये ट्यूबरकुलोइड में एनेस्थेटिक पैच बनता है। जबकि इसमें जो है ये नहीं बनता है, इसमें डिफ्यूज स्किन होता है। क्या होता है? डिफ्यूज स्किन इसमें होता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा में इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसमें सेल मेडिएटेड जो इम्यूनिटी होता है CMI। अब कई बच्चे जान रहे होंगे, तो फर्स्ट ईयर में हमको बताना जरूरी है, थर्ड ईयर वाले भी जान नहीं रहे होंगे कई लोग। दो तरह की इम्यूनिटी है, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, यहां देख लेते हैं। एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में एक T सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है और एक B सेल इम्यूनिटी होती है, जो थाइमस में बनता है, और ये ब्रूसा सेल में बनता है, B साइलेंट रहता है, हाँ, ब्रूसा प्रोफिकेशियस में बनता है। और एक जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होता है? कोई भी एंटीजन आएगा तो उसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज इसके साथ बन जाएगा। तो हमको समझ में आ गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दो टाइप का होता है, एक जो है T सेल से मेडिएटेड होता है और एक B सेल से। और यहाँ पे फिर हम ह्यूमरल इम्यूनिटी देखे हैं, जो एंटीजन एंटीबॉडी जो एंटीबॉडीज के चलते ह्यूमर मतलब वो केमिकल, जैसा केमिकल आएगा उसके साथ वो कर देगा। तो टीटी में एनेस्थेटिक पैच बनेगा, इसमें जो है नहीं बनेगा, डिफ्यूज स्किन होगा। इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है इसमें नॉर्मल रहता है, इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी नॉर्मल रहता है, जबकि इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो एब्सेंट रहता है। किसमें? लेप्रोमेटस में। एक और भी तीसरा देख लेते हैं। इसके लिए लेप्रोसी के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं लेप्रोमीन टेस्ट। क्या नाम है? लेप्रोमीन। मतलब माइकोबैक्टीरिया के लिए ट्यूबरकुलोसिस में एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग मॉन्टॉक्स टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टॉक्स टेस्ट। थर्ड ईयर वाले भी देख लें, और ये लोग भी मॉन्टॉक्स टेस्ट। क्या नाम है उसका? मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, या इसमें एक ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ट्यूबरकुलिन का है, इसके टेस्ट करने के लिए स्किन पे लगाएंगे। स्किन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है, यहाँ पे स्किन में सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगेगा, और डॉक्टर लगाने के बाद वहां पे ऐसे गोला कर देगा, स्किन पे गोला कर देगा, और फिर उसको ऑब्जर्व करेगा कि अगर होगा तो वहां पे स्वेलिंग होता है 24 आवर के बाद, और नहीं तो नहीं होगा। डॉक्टर बोल देता है कि इसको आप वॉश मत करिएगा ताकि वो एरिया रहे। अब देखिए, लेप्रोमीन टेस्ट
मतलब लेप्रोसी के डायग्नोसिस के लिए लेप्रोमिन टेस्ट होता है और ट्यूबरकुलोसिस के लिए मोन्टॉक्स टेस्ट होता है। तो इसमें लेप्रोमिन टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आता है, जबकि इसमें लेप्रोमिन टेस्ट किसमें, लेप्रोमेटस वाले में ये निगेटिव आता है। अब जो लेप्रोमेटस में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है तो ये बायोप्सी होता है। क्या होता है, मतलब थोड़ा सा वहां पे सेल्स ले लेंगे और एक्स वाइवो स्टडी वहां से कर लेंगे, मतलब सेल को लेकर के बाहर हम उसको स्टडी कर लेंगे। एक और भी है कि इसमें रिमिशन होने का, अब इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसका लेप्रोमिन टेस्ट नेगेटिव आएगा। इसमें जो है रिमिशन होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है, रिमिशन मतलब दोबारा होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रोग्रेस होता रहता है, प्रोग्रेस होता रहता है। और एनेस्थेटिक पैच यहां पे ना होने के बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस होकर के एनेस्थेटिक पैच बनेगा, होता तो नहीं है इसमें, लेकिन एनेस्थेटिक पैच के फॉर्म में ये प्रोग्रेस कर सकता है। अब देखिए इतनी हम लोग बातें कर लीजिए क्या क्या कि लेप्रोसी का दूसरा नाम हैंसन डिजीज है और ये क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से होता है और ये क्रॉनिक जो डिजीज होता है प्राइमरली इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज के चलते होता है। ठीक है, अब ये ग्रेनुलोमास होता है जो सेल्स को वो बाहर के किसी भी सेल्स को हटाने के लिए इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, इन्फ्लामेटरी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इनमें जो आप पढ़ रहे होंगे कि बहुत इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, वो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स मिलते हैं ताकि वो उसको डिसोल्यूट कर दे। इन्फ्लामेशन क्या है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन्फ्लामेशन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इन्फ्लामेशन का पहला साइन है रेडनेस, स्वेलिंग, आपको सबको पता है, वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाना, वेसोडाइलेशन हो जाना। तो इस केसेस में यहाँ पे ग्रेनुलोमास बनता है। फिर आगे हमने देखा है कि ये किससे इफेक्टेड होता है, स्किन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से और नर्व से। और दूसरा इसका क्या कारण है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा जो होता है, मतलब सोशियो मतलब हाइजीन और ये सब चीजें जो है, जो सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस होता है, बेगिंग वाले, जैसे जो भिक्षा मांग करके अपना भोजन कर रहे हैं, बेगर वगैरह होते हैं, इसके लिए इन सब सारी बातों को देखते हुए 1982 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो अभी कोविड-19 के लिए जो पूरा वो कर रहा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये ICMR ड्यूटा रहता है, इस पे प्रोपेगेट करता है। अब ये लेप्रोसी 2 टाइप्स का होता है, एक है ट्यूबरकुलोइड, फर्स्ट ईयर वाले भी बच्चे और हमारे थर्ड ईयर वाले बच्चे, दोनों के लिए मैं बोल रहा हूं कि ध्यान से समझो बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोइड है, कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई भी चीज आपको अगर ज्ञान मिल रहा है तो आप ज्ञान लीजिए और एग्जाम में उसको बढ़िया से बढ़िया लिखिए। 2 पोलर फॉर्म में लेप्रोसी होता है, एक होता है ट्यूबरकुलोइड और दूसरा होता है लेप्रोमेटस। इसको TT से दिखाते हैं और LL से दिखाते हैं। इन दोनों के बीच में एक फॉर्म होता है, उसको इंटरमीडिएट फॉर्म बोलते हैं। इस इंटरमीडिएट फॉर्म को, जो दोनों के बीच में मतलब दे हैविंग सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूबरकुलोइड एंड इन सब प्रॉपर्टी ऑफ लेप्रोमेटस, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉर्डर लाइन। क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन। और बॉर्डर लाइन में क्या है, उसको बोलेंगे BB बोलेंगे। और बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस में क्या बोलेंगे, BL बोलेंगे। मतलब सम प्रॉपर्टी ऑफ बॉर्डर लाइन भी है और लेप्रोमेटस का भी है, और सम प्रॉपर्टी बॉर्डर लाइन का भी है और ट्यूबरकुलोइड का भी है। तो ये होगा, और ये जिसमें तीनों में ना रहे तब उसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेंट। अब देख लेते हैं, इतना बात हो गई तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि 4, मतलब समझो कि ट्यूबरकुलोइड और लेप्रोमेटस को अलग से 4 इंटरमीडिएट फॉर्म आता है। इसको समझने के लिए अलग से 4 फॉर्म को हमको बताना पड़ा, क्यों नहीं तो इसी से नहीं हो जाता, इसलिए अब यहां पे डिफरेंस समझना जरूरी होता है। तो ट्यूबरकुलोइड फॉर्म है और इसके बाद से लेप्रोमेटस फॉर्म है। इसमें एनेस्थेटिक पैच बनता है, इसमें डिफ्यूज स्किन होता है, इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है नॉर्मल रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है। इसमें लेप्रोमिन टेस्ट पॉजिटिव रहेगा बायोप्सी कराने के बाद, इसमें नेगेटिव आता है। इसमें रिमिशन होने के चांस रहता है, इसमें रिमिशन होने के चांस रहता है, लेकिन प्रोग्रेस होता है एनेस्थेटिक पैच के साथ, धीरे धीरे होता है। अब एक और भी बात आ जाती है, अब ऑपरेशनल पर्पज के चलते, ऑपरेशनल पर्पज के अनुसार अब इसको फिर फर्दर डिवाइड किया गया, मतलब ये कई फॉर्म आ गया। तो ऑपरेशनल पर्पज में फिर जो है लेप्रोसी को 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया। कितने फॉर्म में डिवाइड किया गया, 2 फॉर्म में। एक है पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी, पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी, क्या नाम है, पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी। दूसरा है मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी, इसका नाम है मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे भी हमारे बेटा, और ये जो थर्ड ईयर वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लो, फिर हम केमोथेरेपी पढ़ाएंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी देख लो, फर्स्ट ईयर वाले, थर्ड ईयर वाले दोनों। अब पॉसिबेसिलरी को हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी, और यहाँ पे बोल देते हैं मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी। पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी जो होता है ये नॉन इन्फेक्टिशियस होता है, नॉन इन्फेक्टिशियस होता है। और जबकि ये वाला जो है मल्टीबेसिलरी वाला, ये इन्फेक्टिशियस नेचर का होता है। कौन सा, इन्फेक्टिशियस। मतलब इसमें ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, जबकि ये कम्युनिकेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है। अब नॉन इन्फेक्टिशियस में आता है कौन कौन सा फॉर्म आता है, TT आता है, और देन BT आता है, मतलब ट्यूबरकुलोइड आएगा, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड आएगा,
इंटरमीडिएट फॉर्म एक आएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो आई से हम लोग आई से दिखाते हैं। एक और फॉर्म लिख लीजिए नया है, मतलब इसमें पॉलीन्यूरेटिक फॉर्म। पॉलीन्यूरेटिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और नर्व इससे अफेक्टेड होता है। तो पॉलीन्यूरेटिक में बहुत सारे नर्व अगर इसमें डैमेज, बहुत सारे नर्व इन्वॉल्व है और एनेस्थेसाइज हो गया, पूरा एनेस्थेसियाइज टाइप का, पूरा कोई ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है। सुन, वहां पे अगर हम सुई भी चिपकाएंगे, पिक करेंगे तो पता नहीं चल सकता। अगर आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में जानना है, इसके सिम्टम्स को देखना है, तो आप मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने उसमें कोई आराम से आप जाइए, वेलफेयर वहां पे है, जो लेप्रोसी से लोग प्रभावित हैं उनको वहां पे रखा गया है। सारी चीजें गवर्नमेंट भी कुछ देती है, कुछ जो ट्रस्ट है वो लोग भी देते हैं। आप भी चाहे कुछ अगर सहयोग कर सकते हैं तो करिए, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। कोई भी इसका ये नहीं है, पहले इसमें सोशल स्टिग्मा आता था कि लेप्रोसी हो गया तो शादी, और ये सब चीजों में आपको स्टिग्मा में विश्वास नहीं करना है। ये सिंपली है और इसका ये ट्रीटेबल है, कोई ऐसा बात नहीं है कि ये अनट्रीटेबल है। चलिए, अब मल्टीबेसिलरी जो लेप्रोसी आता है, तो मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी में अगर हम बात करें तो इसमें आता है LL, मतलब लेप्रोमेटस एक आएगा, और एक आएगा लेप्रोमेटस बॉर्डरलाइन, लेप्रोमेटस बॉर्डरलाइन, और इसके साथ एक और आएगा बॉर्डरलाइन। कौन सा आएगा? बॉर्डरलाइन। फिर देख लेते हैं हम ऑपरेशनल पर्पज से इन दो फॉर्म को फिर हम फर्दर डिवाइड किए हैं। एक ऑपरेशन मतलब कैसे इसको ऑपरेट करें, कैसे इसको सॉल्व करें पूरी लेप्रोसी के प्रॉब्लम को। सोशियो इकोनॉमिक स्टाटा की बात है ना बेटा, तुम लोग सोच रहे होगे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टाटा क्या है, मतलब गरीब आदमी है, कोई भी सोशल हाइजीनिक उसका नहीं है, उसका स्ट्रक्चर वो बहुत ईजी नहीं है, तो समझिए। तो अब यहाँ पे ऑपरेशनल पर्पज कैसे इसको काउंटर किया जाए, तो फिर अब देखो पहले पोलर फॉर्म में लाया गया, फिर ये समझा गया, अब कैसे ऑपरेट किया जाए कि ये सॉल्व हो, तब आया पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी का कंसेप्ट बेटा। इसके बाद से एक कंसेप्ट आया बेटा मल्टीबेसिलरी का। तो पॉसिबेसिलरी में ये नॉन इन्फेक्टिशियस होता है, अब मल्टीबेसिलरी में ये इन्फेक्टिशियस होता है। और पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी में क्या होता है, एक तो होता है ये ट्यूबरकुलोइड वाला जो है, दूसरा होगा बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, और तीसरा जो यहाँ पे होगा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगा, और चौथा जो होगा ये पॉलीन्यूरेटिक होगा। मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी में ये इन्फेक्टिशियस है और इसमें लेप्रोमेटस टाइप का होगा। कौन सा होगा? लेप्रोमेटस टाइप का। और दूसरा होगा लेप्रोमेटस बॉर्डर लाइन, और दूसरा होगा, तीसरा जो होगा वो होगा बॉर्डर लाइन, केवल और केवल बॉर्डर लाइन। अब देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब ये पूरा का पूरा हमारा हो गया, ये ऐसा इसका पूरा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी हो गया। और पैथोफिजियोलॉजी में ज्यादातर फर्स्ट ईयर का तो काम यहीं तक है, फर्स्ट ईयर वाले को काम यहीं से। अब यहाँ से काम बढ़ता है थर्ड ईयर में जो बच्चे हैं, अब इनका केमोथेरेपी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? केमोथेरेपी। अब केमोथेरेपी में हम लोग ज्यादातर इसमें MDT ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या यूज करते हैं? मल्टी ड्रग थेरेपी। तो देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग है एंटी लेप्रोटिक ड्रग। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग में सबसे पहले जो हमारा जो ड्रग आता है वो सल्फोनामाइड आता है। क्या आता है बेटा? सल्फोनामाइड। तो सल्फोनामाइड में आता है डेप्सोन। क्या नाम है? डेप्सोन। क्या है? डेप्सोन। दूसरा जो इसमें ड्रग है, इसमें आता है फेनाजीन डेरिवेटिव। फेनाजीन डेरिवेटिव्स में आता है क्लोफाजीनिन। और तीसरा इसमें है कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्या नाम है? कुछ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, जैसे रिफाम्पिसिन। ये फर्स्ट लाइन जो ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस में, जो कल मैं पढ़ाया था, थर्ड ईयर वालों को कल मैं पढ़ाया था, रिफाम्पिसिन। और एक और ड्रग है एथियोनामाइड। कौन सा ड्रग है? एथियोनामाइड। एक और इसमें ड्रग है एथियोनामाइड। और कुछ और भी ड्रग्स हैं, न्यूअर ड्रग्स में आते हैं, जैसे ओफ्लॉक्सासिन। और एक और ड्रग है मीन साइक्लिन। बहुत बढ़िया ड्रग है ये मीन साइक्लिन। एक और ड्रग है क्लैरिथ्रोमाइसिन। और फ्लक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलोन्स में अभी बता देंगे आपको बाद में। मीन साइक्लिन वो टेट्रासाइक्लिन के ग्रुप का है, और क्लैरिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड ग्रुप का है। तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, और ये जो है आपका डीएनए गायरेज को रोक करके काम करता है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन, गेटिफ्लॉक्सासिन, लोमडीफ्लॉक्सासिन। अब कई बार आपको बताया लिवोफ्लॉक्सासिन उसी ग्रुप का है, डीएनए गायरेज को रोकता है। अब इसमें देख लेते हैं सल्फोनामाइड का। सबसे पहले देख लेते हैं सल्फोनामाइड का। तो मैं आपको एक दिन कल ही बताया था कि ये क्या करता है, पावा से। अब पावा के बाद यहाँ पे जो ये फोलिक एसिड का जो पावा का सिंथेसिस होता है, पावा के बाद जो फोलिक एसिड का सिंथेसिस होता है, हाँ, पावा और तो इसके जो फोलेट सिंथेटेज को ये रोक देता है, डाइएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। कल मैं बताया था डाइएमिनो डाइफिनाइल सल्फोन। यहाँ पे फिनाइल ग्रुप बना लीजिए,
और यहाँ पे NH2 हो जाएगा है। तो NH2 में यहाँ पर भी NH2 है, यहाँ पर भी NH2 है, ये बेंजीन देंगे। मैं आपको कल कई बार बता चुका हूँ इसलिए ऊब चुका हूँ। तो ये क्या है, डाई डाइफिनाइल, अब बीच में ये सल्फोन हो जाएगा तो इसका दूसरा नाम होता है DDS, डाई डाइफिनाइल सल्फोन। अब आ जाते हैं, देख लेते हैं फेनाजीन का। फेनाजीन जो है, फेनाजीन में सबसे बड़ी बात है, फेनाजीन जो डेरिवेटिव है क्लोफाजिमिन, इसका सबसे जो मतलब वो बात है, ये DNA के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप अगर इसकी तो बात हो गई, और क्लोफाजिमिन की अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, तो ये DNA के टेम्पलेट को रोक देता है, DNA के टेम्पलेट को रोक देता है। अब कई लोग कहेंगे DNA टेम्पलेट क्या है, ये DNA का स्ट्रक्चर होता है, रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फार्क बनता है, रेप्लिकेशन फार्क बनता है, और हर एक रेप्लिकेशन फार्क में यहाँ पे इसका ये प्राइमर जो यहाँ पे बेस लगे होते हैं, तो इसके बनने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी डबल बन जाएगा और फिर ये भी डबल बन जाएगा, इस प्राइमर से ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोफाजिमिन बाइंड करता है, यहीं पे क्लोफाजिमिन बाइंड करता है, यहीं पे क्लोफाजिमिन बाइंड करता है। अब इसके साथ एक और भी नया बात है, यहीं पे देख लेते हैं। क्लोफाजिमिन का एक सबसे बड़ा जो बात है जो आपको ध्यान से समझना है, इसका टी हाफ फॉर GPAT या मेडिकल कभी भी इस मतलब आप ध्यान रखेंगे, इसका जो टी हाफ है ये 17 डेज है। देख लीजिएगा ध्यान से, मैं बता रहा हूं क्लोफाजिमिन का जो टी हाफ है वो 17 डेज है। और इसमें क्यूटेनियस रिएक्शंस होता है, क्यूटेनियस जिसको हम लोग आर्थरस टाइप का रिएक्शंस बोलते हैं, मतलब स्किन डिसकलरेशन हो जाता है, स्किन डिसकलरेशन हो जाता है, स्किन डिसकलरेशन। और रिफॉर्मेशन के बारे में कल बताया था कि DNA डिपेंडेंट RNA के सिंथेसिस को रोकता है, एथियोनामाइड का फिर है, तो एक साथ हम आपको बता देंगे। अब सारे हमने बता दिया, सल्फोनामाइड बता दिया, फेनाजिन भी बता दिया, फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैसे काम करता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये मैं बात कर रहा हूं कि लेप्रोसी का ट्रीटमेंट है, एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। कौन सा ड्रग है, एंटी लेप्रोटिक। इसमें ओफ्लॉक्सासिन भी है, मीन साइक्लिन भी है और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी है। तो ये हम लोग देख लिए। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें और भी एक चीज है वो देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसके ट्रीटमेंट को हम लोग ऑप्ट करते हैं। तो मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी अगर किसी को हुआ है, मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी, और एक आदमी को मान लीजिए जैसे पॉलीबेसिलरी लेप्रोसी हुआ है, तो सबसे पहले इसमें जो ट्रीटमेंट आएगा सबसे फर्स्ट टाइम में हम पहले देख लेते हैं ट्रीटमेंट में यहाँ पे जो आएगा वो आएगा रिफाम्पिन। क्या आएगा, रिफाम्पिसिन यहाँ पे चलेगा। रिफाम्पिसिन 600 mg दोनों में चलेगा, 600 mg चलेगा। ये मंथली बेसिस पे चलेगा, वन डोज होगा एक मंथ में, 1 डोज पर मंथ होगा। इसमें भी 1 डोज जो है पर मंथ होगा, 1 डोज जो है पर मंथ होगा। इसके बाद से दूसरा ड्रग आएगा डेप्सोन। क्या आएगा, डेप्सोन जो है ये 100 mg चलेगा, ये 100 mg चलेगा और ये डेली चलेगा। इसके बाद से ड्रग आता है क्लोफाजिमिन, ये चलेगा 300 mg, ये चलेगा 300 mg, ये भी चलेगा वंस ए मंथ चलेगा, वंस ए मंथ। इसका जो ट्रीटमेंट चलेगा ये 24 मंथ, मतलब ये 2 ईयर चलेगा। और इसका जो ट्रीटमेंट चलेगा वो 6 ईयर चलेगा, इसका जो ट्रीटमेंट चलेगा वो 6 ईयर चलेगा। एक और भी नई बात आती है जो मैं आपको क्लास में बताया था कि पेनिसिलिन से, जब पेनिसिलिन का ट्रीटमेंट हम लोग सिफिलिस का कर रहे थे, पेनिसिलिन में सिफिलिस का जब ट्रीटमेंट पेनिसिलिन जी से करते थे, तो उसमें क्या होता था, पेनिसिलिन जो बॉडी वो क्या बोलते हैं नाइजीरिया गोनोरोइया के बाद, और ये ट्रिपोनिमा पॉलिडम, क्या नाम है इसका, ट्रिपोनिमा पॉलिडम, जब मरता है ट्रिपोनिमा पॉलिडम जो सिफिलिस करता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में जब मरता है, तो जो इसका लाइसिस प्रोडक्ट होता है ब्लड में, मान ली ट्रिपोनिमा पॉलिडम है, तो जैसे हम ड्रग देंगे पेनिसिलिन तो ये मरेगा, ट्रिपोनिमा पॉलिडम मरेगा। तो मरने के बाद जो इसका लाइसिस प्रोडक्ट होगा वो फ्री होगा, तो ये इंफ्लेमेटरी मीडिएटर को रिलीज करता है। क्या करता है, इंफ्लेमेटरी मीडिएटर। इससे जो है चिल्स होता है, फीवर्स होता है। इस रिएक्शंस को, मतलब इस ड्रग के देने के बाद ये मरता है तो ये फीवर होता है और चिल्स होता है, बॉडी एच भी होता है, मस्कुलर एच भी होता है। तो इस रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं जेरिस हेक्साइमर रिएक्शन। क्या नाम है, मैं अपने नोट में आप लोग देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से बताया था, जेरिस हेक्साइमर रिएक्शन, जेरिस हेक्साइमर रिएक्शन। अब ये क्यों मैं बताया, पेनिसिलिन के बाद यहां पे क्या है, यही सेम रिएक्शन रिफाम्पिसिन भी करता है, रिफाम्पिसिन। कई जगह रिफाम्पिन भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिफाम्पिन और रिफाम्पिसिन एक ही बात है, ठीक है। यही काम सेम ये भी करता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्राई का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड में, जैसे माइकोबैक्टीरियम या स्किन में, जैसे ये रीच करता है, क्योंकि 1 मंथ वाला तो ये नहीं है, वंस डेली ये चलता है, वंस ए मंथ ये भी चलता है। बस जो है ये दोनों 1 मंथ चलता है, बस डेप्सोन जो है ये डेली चलता है। बाद में इसको भी
बाद में 50 mg हम लोग कर देते हैं। मतलब बार बार हम चेक करा लेते हैं ना, बार बार हम चेक कराते रहते हैं, डोज को टेपर करते रहते हैं कि स्थिति क्या है, पेशेंट की क्रॉनिकसिटी बढ़ रही है कि घट रहा है, एक्यूट से सब एक्यूट में जाएगा, क्रॉनिक में चला गया, अगर क्रॉनिक से किस में गया, तो ये हम लोग देख लेते हैं। रिफाम्पिसिन में भी जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें भी जो माइकोबैक्टीरियल लेप्राई होता है, जब ये मरता है तो ये भी लेप्राई रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। क्या पड़ता है? लेप्राई रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। इसको आर्थरस टाइप रिएक्शन करते हैं और ये भी यही काम करता है। ये भी इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं जेरी-शेक्साइमर रिएक्शन। मतलब जो लेप्रोसी का पेशेंट्स होता है, अगर उसके ट्रीटमेंट को हम करेंगे, रिफाम्पिसिन देंगे, तो रिफाम्पिसिन का जो एडवर्स इफेक्ट आएगा वो आएगा जेरी-शेक्साइमर रिएक्शन। देने के बाद जो ये मरेगा माइकोबैक्टीरियल लेप्राई, तो इसका जो लाइसिस प्रोडक्ट होगा, वो इंफ्लेमेटरी मेडिएटर प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन को, ल्यूकोट्राइन्स को, सेरोटोनिन को, नाइट्रिक ऑक्साइड्स को, ये सब जितने भी हैं ईडीआरएफ को, इंडोथेलियल डिपेंडेंट रिलैक्सेशन फैक्टर को, इन सबको रिलीज करेगा और वहां पे इसको प्रॉब्लम कर देगा। बस